हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। धर्म स्टडी आईटी क्लास का आपका स्वागत है। अगर चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे भाग 4 का अनुच्छेद 51A, इसमें जो किससे संबंधित है, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। पहले हम उसका रिवीजन करेंगे, उसके बाद हम अपना नया टॉपिक आज संघ शुरू करेंगे। संघ जो अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक है और भाग 5। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ जो वीडियो बनाया था उससे आप लोगों को समझ में आया होगा। आज हम फिर रिवीजन इसीलिए करा रहे हैं जिससे कि आपको लर्न में आए। ठीक है, याद करना बहुत जरूरी होता है। पढ़ चाहे आप कितना भी, लेकिन याद नहीं होगा तो आप परीक्षा हाल में बैठ के नहीं कर सकते। ठीक है, तो दोस्तों शुरू करते हैं। आज का हमारा जो रिवीजन का टॉपिक है वो है मौलिक कर्तव्य। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य भाग 4 का अनुच्छेद 51 का में है। एक मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? रूस के संविधान से लिए गए हैं। और कोई भी ये मूल संविधान में नहीं थे, लेकिन 42वां संविधान संशोधन जब हुआ 1976 में, लागू 1977 में हुआ था 3 जनवरी, तो उसी क्या करते हैं, ये मूल कर्तव्य लिए गए थे, लागू हो गए थे। ठीक, पहले से मूल संविधान में नहीं थे। तो अब किसकी सिफारिश? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को लागू किया गया था। ठीक, और इनको जोड़ा गया था। तो बात करते हैं कि अगर पूछा जाए आपको पहले संख्या इनकी कितनी थी? 10 थी। पहले संख्या 10 थी, वर्तमान में 11 है। और जो 11वां मौलिक कर्तव्य हमारा जुड़ा था वो संपत्ति वाला था। कौन सा था? संपत्ति वाला। तो ठीक, ये संपत्ति वाला था या कौन सा, आप उसको कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। ठीक है, तो जैसे हम आपसे बात करते हैं तो 11वां था 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए था। ठीक, तो पहला देखिए हमारा क्या था, नागरिकों का यह कर्तव्य होगा। अब क्या कर्तव्य होगा? नागरिकों को किसका सम्मान करना चाहिए? संविधान का, राष्ट्रध्वज का और राष्ट्रगान का संविधान सम्मान करना चाहिए। इसमें एक शब्द याद रखिए, क्योंकि राष्ट्रगीत इसमें उल्लेख नहीं है। इसमें जो हमारा कर्तव्य है इसमें राष्ट्रगीत का उल्लेख नहीं है। ये पहला हो गया। दूसरा हमारा नागरिकों का दूसरा कर्तव्य क्या है? स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन। इसे स्वतंत्रता के लिए अगर राष्ट्रीय आंदोलन करना पड़े तो उसको अपने मन में उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें या उनका पालन करेंगे। ठीक है, सपोज दैट अगर किसी भी आपातकाल की स्थिति, अगर कोई भी दूसरा देश हमारे देश पर आक्रमण करता है तो उसमें उसके खिलाफ हम लोगों के करने हमेशा अपने संविधान की, अपने देश की रक्षा के लिए क्या करना चाहिए? हमेशा तत्पर रहना चाहिए। तो ऐसे आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखेंगे। ठीक है, बनाए रखेंगे। तीसरा का हमारा तीसरा मौलिक कर्तव्य क्या है कि भारत की प्रभुता, अखंडता और एकता, भारत की प्रभुता, अखंडता और एकता की रक्षा के लिए क्या करना चाहिए? इसको बनाए रखने के लिए, अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए इसको हमेशा तत्पर रहना चाहिए वहां के नागरिकों को। ठीक, तीसरा हो गया। चौथा था देश की रक्षा के लिए अगर बुलाए जाने पर, अगर कोई ऐसी जरूरत पड़ती है कि जिससे आपको बुलाया जा सकता है तो आप क्या कहें? हमेशा राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहेंगे। ये हमारा चौथा मौलिक कर्तव्य हो गया। पांचवा है भारत की समरसता, भारतत्व की भावना। हमारे अंदर क्या होनी चाहिए कि भ्रातृत्व की भावना हमेशा जागृत रखनी चाहिए और समरसता, सबको क्या करना चाहिए? प्यार मोहब्बत से बोलना चाहिए, किसी के सम्मान, और ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहिए स्त्रियों के सम्मान में जो उनके खिलाफ हो, जो उनके विरुद्ध प्रथाएं त्यागना हो। ठीक है, ऐसा स्त्रियों के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा सबरी वाला जो मंदिर वाला केस था, उसमें भी स्त्रियों को बहुत लोग ने उसको विपक्ष में बोला था और उसके सपोर्ट में पक्ष में भी बोला था, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। स्त्रियों के सम्मान की हमेशा उनका सम्मान करना चाहिए। फिर लिखा है छठा कि नागरिकों का क्या है? सामाजिक सांस्कृतिक गौरवशाली परंपरा हमेशा बनाए रखी चाहिए, उनको समझने के लिए, परीक्षण करने के लिए। कभी कभी क्या होता है, हम अपने गौरवशाली सांस्कृतिक कुछ तत्वों को भूल जाते हैं, जिससे क्या होता है हमारी जो संस्कृति मूल धरोहर है उसका धीरे धीरे क्या होना, पतन होना शुरू हो जाता है। तो कोई भी ऐसा अगर काम है तो उसको हम पतन नहीं, उसका हम क्या करेंगे? रोपड़ करके उसको क्या करेंगे? लगातार आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ठीक, फिर है सातवां है प्राकृतिक पर्यावरण। अब प्राकृतिक पर्यावरण बनाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? प्राकृतिक पर्यावरण में क्या है? वन, झील, पर्वत, नदी, वन्य जीव के प्रति दया भाव की भावना रखनी चाहिए। किसी भी जानवर की हत्या नहीं करनी चाहिए और ना ही वनों को काटना चाहिए। ये सब बातें ध्यान रखनी चाहिए और क्या करना चाहिए? इन सबका दया भाव की भावना से देखना चाहिए। ठीक,
8वां है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद और ज्ञानार्जन सुधार। जैसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करते हैं, हमेशा आपकी टेक्निकल जो है बुद्धि होनी चाहिए। जैसे सपोज हमारा जो चंद्रयान 3 गया था, जब पहले असफल हो गया था, लेकिन हमारे लोगों ने, हमारे जो वैज्ञानिक है, उन्होंने असफलता को स्वीकार किया और जो उसमें भूल चूक हुई थी उनको सही किया और क्या हुआ, अब सफलता उनको मिली। तो इस प्रकार से क्या है, हम अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करके क्या करेंगे, ज्ञानार्जन करेंगे और उसमें सुधार की भावना को जागृत करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं नवा क्या है, सार्वजनिक संपत्ति। अब सार्वजनिक संपत्ति क्या है, रेल है, सड़क है, बांध है और भी जितने जो सभी लोग जिसका उपयोग करते हैं। ठीक है, तो क्या है, सार्वजनिक संपत्ति उसको सुरक्षित रखने के लिए और हिंसा ना हो। जैसे सपोज दैट अभी आपने देखा होगा जब 4 साल वाला जो आर्मी का टेंडर आया था कि 4 साल के लिए आर्मी रखी है, तो इसके लिए विभिन्न राज्यों में क्या हुआ था, हिंसा फैली थी। क्या फैली थी, हिंसा फैली थी। हिंसा फैलने में क्या हुआ था, बहुत सी ट्रेनों में आग लगा दी गई थी, स्टेशनों को फूंक दिया गया। तो ऐसी भावनाओं को आपके अंदर कभी भी जागृत नहीं होनी चाहिए, ऐसी भावनाएं, क्योंकि इससे सार्वजनिक संपत्ति मतलब अपनी संपत्ति का आप नुकसान करेंगे। अगर आप रेल या रोड का नुकसान करते हो, आपका भी उसमें नुकसान हो रहा है, तो इस प्रकार से हिंसा फैल जाएगी अगर आप ऐसा काम करेंगे। ठीक है, तो ये सभी बातों का ये हमारा कर्तव्यों के संबंध में बताया जा रहा है। फिर आपका 10वां था व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप से उत्कर्ष की ओर बढ़ने की भावना। आप चाहे व्यक्तिगत कोई काम करते हैं या सामूहिक काम करते हैं, लेकिन सबका उद्देश्य क्या होना चाहिए, अपने समाज की, अपने परिवार की, अपने देश की क्या उत्कर्ष की ओर बढ़ने की भावना रखें। ठीक है, उसके विकास के लिए, उसकी समृद्धि के लिए आगे बढ़ना चाहिए। 10 और अंतिम हमारा था 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को माता पिता का यह कर्तव्य होगा कि उनको शिक्षा अर्जन करवाएं, उनको शिक्षा अर्जन करवाएं। तो दोस्तों ये हमारे हो गए मौलिक कर्तव्य। आपको अब हम भाग 5 पढ़ेंगे, संघ, जिसमें हमारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति ये सब आएंगे। तो अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक हम पढ़ेंगे। तो पहले हम शुरू कर रहे हैं राष्ट्रपति। चलिए देखते हैं। दोस्तों हम लोग किसकी बात कर रहे थे, राष्ट्रपति मतलब संघ की बात कर रहे थे। तो भाग 5 संघ, अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक। तो आज हम राष्ट्रपति के बारे में, जो राष्ट्रपति की महत्वपूर्ण बिंदु है, राष्ट्रपति की शक्तियां हैं और क्या निर्वाचन होता है, किस प्रकार से होता है, उसके संबंध में बात करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है राष्ट्रपति। तो देखिए राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 से लेकर 100। वैसे तो यहाँ राष्ट्रपति 52 से 62 तक है। राष्ट्रपति कितने तक है, 52 से लेकर 62 तक। कितने तक है राष्ट्रपति, 52 से लेकर 62 तक। अगर संघ की बात करेंगे तो संघ है हमारा 52 से 151 तक। पूरा भाग 5 जो है अनुच्छेद 52 से लेकर 151 के बीच, इसके बीच हम लोग पढ़ेंगे संघ, जो भी संघ की शक्तियां हैं वो पढ़ेंगे। तो राष्ट्रपति पहले पढ़ेंगे अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक। राष्ट्रपति पद का उल्लेख है, किस प्रकार से निर्वाचन होता है, किस प्रकार से इनकी शक्तियों का उल्लेख किया गया, वो सब पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए अनुच्छेद 52 में है भारत का क्या होगा, एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक क्या होगा, राष्ट्रपति होगा। तो पहले क्या होगा, जिस प्रकार से 52 में राष्ट्रपति, उसी प्रकार इसमें आगे बताएंगे आपको कि उपराष्ट्रपति की क्या शक्तियां, वो भी बताएंगे। तो अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक, इंपॉर्टेंट है। 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी, राष्ट्रपति में निहित हो गया। 53 52 हो गया आपका, 53 हो गया। 54 देखिए 54 में याद रखिए, 54 में क्या आता है, निर्वाचन में क्या आता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन किसमें है, 54 में। ठीक, 54 में क्या और निर्वाचन में भी क्या, ये हो गए 54। 55 में क्या है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीत, कि किस प्रकार से राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति होगी। अब जैसे अभी बात करें कि इसका निर्वाचन जो है वो किस प्रकार से होता है, अभी हम आपको आगे बताएंगे। ठीक, अब 55 में बात करते हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन की रीत क्या है। जैसे एकल संक्रमणी मत पद्धति के आधार पर राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। अब ये एकल संक्रमणी मत पद्धति क्या होती है, इसको हम विस्तार से बताएंगे। फिर 56 में देखिए राष्ट्रपति की पदावधि, कि कितने वर्ष तक राष्ट्रपति शासन कर सकता है। ठीक है, कितने वर्ष तक कितने शासन कर सकता है, वो इसमें उल्लेख किया गया है, 5 वर्ष तक। भारत में कितने वर्ष तक, 5 वर्ष तक जो है राष्ट्रपति अपने पद पर रहेगा। ठीक, अब 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। तो कभी कभी क्या होता है कि जो गलतियां हो जाती हैं तो उसको पुनः निर्वाचन के लिए जो पात्रता है कि किस प्रकार से वो
एलिजिबल हो तो वो किसमें है 57 में, किसमें है 57 में। ठीक, अब 58 में है राष्ट्रपति के निर्वाचन की अर्हताएं की। राष्ट्रपति निर्वाचन या चुनाव लड़ने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, अर्हताएं होनी चाहिए, तो वो बता रखा है। 59 में मोस्ट इंपॉर्टेंट है राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें। राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें, कौन कौन सी शर्तें हो तो राष्ट्रपति के पद आप ग्रहण कर सकते हो। तो राष्ट्रपति के पद के किसमें है 59 में। 60 से शपथ, शपथ या प्रतिज्ञा दोनों अलग शब्द हैं, इनको विस्तार से हम बताएंगे। 60 में क्या राष्ट्रपति द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा। ठीक, फिर अनुच्छेद 61 में क्या है राष्ट्रपति पर महाभियोग, महाभियोग की प्रक्रिया के अनुच्छेद 61 में है। महाभियोग की प्रक्रिया किसमें अनुच्छेद 61 में। अब 62 में है पद के लिए, पद की रिक्ति को भरने का समय, जो अगर कोई भी राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए देहावसान हो जाए या बीमार हो जाए या कुछ भी हो जाए तो राष्ट्रपति के पद जो रिक्त हो जाएगा उसको भरने का कितना समय होना चाहिए, उसका उल्लेख किसमें किया गया अनुच्छेद 62 में, अनुच्छेद 62 में। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 58 में। 58 में हमने क्या पहले 54 देखे, चलो 58 पहले बताते हैं। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति निर्वाचन की अर्हताएं या योग्यताएं। ठीक, तो क्या हो, अब राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, एक विशेषता है। ठीक, और दूसरा है न्यूनतम आयु 35 वर्ष है, न्यूनतम आयु 35 वर्ष। भारत के राष्ट्रपति जितने रा वाले शब्द हैं वो सब 35 वर्ष होने चाहिए। जैसे राष्ट्रपति हो गया 35 साल होने चाहिए, उपराष्ट्रपति हो गया 35 साल होनी चाहिए, राज्यसभा जो वो होता है सदस्य उसकी 35 साल होनी चाहिए। ठीक है, राज्यपाल की 35 साल होनी चाहिए, जितने रा वाले हैं उनके 35 वर्ष आयु होनी चाहिए। ठीक, तो लोकसभा सदस्य बनने की आयु कितनी, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हूँ, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हूँ। अब लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए योग्यता 25 वर्ष है, उम्र कितनी है 25 वर्ष है। अब लाभ के पद पर ना हो, अगर कोई भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ता है तो वो लाभ के पद पर ना हो। अब लाभ का पद क्या होता है वो आपको बताएंगे। इसमें उल्लेखित है अनुच्छेद 58 में यह उल्लेखित है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल तथा संघ या राज्य, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, संघ या राज्य में मंत्री का पद जो है, जो मंत्री का पद है वो लाभ के पद में नहीं आता है, वो लाभ के पद में नहीं आता है। कौन कौन से नहीं आते लाभ के पद में, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल तथा संघ या राज्य के जो मंत्री हैं वो लाभ के पद में नहीं आते हैं। क्लियर। दूसरा है लाभ का पद, लाभ का पद संविधान के किसी अनुच्छेद में उल्लेखित नहीं है। ठीक है, लाभ का पद संविधान के किसी अनुच्छेद में नहीं है, यह उल्लेखित नहीं है। अब लाभ का पद में एक वाद आया था, जया बच्चन बनाम भारत संघ 2006 मामले का संबंध जो है वो किससे, लाभ के पद से है। जया बच्चन बनाम भारत संघ, ये वर्सेस हमने लिख दिया ठीक इंग्लिश में वर्सेस। ठीक, जया बच्चन बनाम भारत संघ 2006 का मामला जो है वो किससे संबंधित है, लाभ के पद से है। फिर अब हो गया है हमारा 58 इसकी योग्यताएं हमने बता दी कि क्या निर्वाचन की योग्यताएं होनी चाहिए। अब आ जाए 54 में क्या है, निर्वाचक मंडल। निर्वाचक मंडल में क्या होता है, निर्वाचक मंडल में क्या होता है, संसद के दोनों सदनों के, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित। अब दोनों सदन कौन कौन से होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदस्य सदनों के निर्वाचित लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों क्या करेंगे, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में या चुनाव में भाग लेंगे। कौन कौन से, संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में या इलेक्शन में क्या लेंगे, भाग लेंगे। ठीक है, फिर अगला है 28 राज्यों की, कितने राज्य हैं बताओ, 28 राज्य, 8 के अनुशासित प्रदेश हैं, तो 28 राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, 28 राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी किसमें भाग लेंगे, राष्ट्रपति के निर्वाचन में या इलेक्शन में भाग या अपना वोट करेंगे। ठीक, फिर दूसरा है दिल्ली और पुडुचेरी, दो ही भारत में पूरे दो ही संघ शासित राज्य हैं, दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभा के सदस्य जो निर्वाचित होते हैं, दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभा के सदस्य जो हैं निर्वाचित सदस्य वो भाग लेंगे किसमें, राष्ट्रपति के इलेक्शन में। अब इन्होंने संविधान संशोधन हुआ था 70 नंबर का हुआ था 1992 के तहत दिल्ली और पुडुचेरी के सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने के लिए उनको क्या किया गया था, निर्वाचित किया गया था। ठीक, अब पहली बार इन्होंने दिल्ली और पुडुचेरी के सदस्य ने पहली बार इलेक्शन में कब भाग लिया था, 1997
97 भाग लिया था, 1997 में। ठीक, ये हो गया। अब कुछ नोट कर लीजिए। अब जैसे राज्यसभा में राष्ट्रपति ही क्या करता है, 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों का मनोनीत करता है, तो इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। अब भाई हम आपको मनोनीत करेंगे तो आप मेरे पक्ष में तो रहेंगे, इसलिए 12 सदस्यों को इसमें मनोनीत वोट देने के लिए इसमें चुनाव में भाग नहीं लेते। जो 12 सदस्य राज्यसभा में मनोनीत करता है राष्ट्रपति, वो भाग राष्ट्रपति के चुनाव में नहीं लेते हैं। फिर अगला है, सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है। आप विधान परिषद के सदस्य क्यों नहीं भाग लेते हैं, सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है, इसीलिए विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइएगा आप लोग। अब ये हो गया, तो ये हमने बताई आपकी योग्यताएं होगी, निर्वाचक मंडल हो गया, इधर ये आपको 62 तक हमने बता दिया। अब हम बात करते हैं कि अभी तक निर्वाचन मंडल में जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो किस नंबर के हैं, आप बताइए, ये भी कमेंट बॉक्स में करके बताइए। कौन है इसमें वर्तमान में राष्ट्रपति, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं, तो किस क्रम की है, क्लियर। अब बात करते हैं अभी तक कितनी महिलाओं ने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लिया है। राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लिया है तो कितनी हुई है, अभी तक 6, लेकिन अगर आप इनको देख रहे हैं, इनको द्रौपदी मुर्मू जी को, तो 7 हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने 6 लिखी है, 7वां अभी आपको बता देंगे। ठीक, तो राष्ट्रपति के चुनाव में कितनी महिलाओं ने अभी तक भाग लिया है, 7 महिलाओं ने, जिसमें 6 पहले की हैं और 7वीं वर्तमान है। तो जो 6 पहले की हैं उनके संबंध में बात करते हैं। तो 6 कौन कौन सी थी देख लीजिए आप। पहली इंपॉर्टेंट है, पहली महिला जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लिया, कृष्णा कुमारी चटर्जी। इन्होंने 1952 में भाग लिया था, 1952 में भाग लिया था कृष्णा कुमार चटर्जी ने। ठीक, इन्हें के चटर्जी भी कहते हैं। कृष्णा कुमार चटर्जी 1952 में राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाली पहली महिला बनी। और आखिरी कौन है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ठीक, अब आगे बात करते हैं, दूसरी है मनोहरा होलकर। दूसरी कौन है, मनोहरा होलकर, इन्होंने 1967 में भाग लिया था। दूसरी कौन है, मनोहरा होलकर। ठीक, तीसरी है फूल चरण कौर। तीसरी कौन है, सरदार जी फूल चरण कौर, 1969 में भाग लिया। फिर चौथी है लक्ष्मी सहगल, इन्होंने 2002 में, इंपॉर्टेंट है, लक्ष्मी सहगल बहुत ऊंची जाती है। लक्ष्मी सहगल 2002 में इन्होंने भाग लिया। फिर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, इन्होंने 2007 में भाग लिया और एक इलेक्शन जीती। तो एकमात्र इलेक्शन जीतने वाली, अगर इनमें 6 में बात करेंगे, एकमात्र चुनाव जीतने वाली कौन बनी, चुनाव जीतने वाली महिला कौन बनी, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। 2007 से लेकर और 12 तक रही थी राष्ट्रपति। ठीक, अब छठी कौन है, मीरा कुमार। मीरा कुमार इलेक्शन लड़ी थी, लेकिन 17 में हार गई थी, 17 में हार गई थी। ठीक, ये कांग्रेस की तरफ से हुई थी। तो इनसे कांग्रेस कौन थे इनसे पहले राष्ट्रपति कौन थे, बताइए, कोविंद जी, रामनाथ कोविंद जी। उनके अपोजिशन में लड़ी थी और चुनाव हार गए थे। अब 7वीं की बात करते हैं। 7वीं हमारी द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू जी लड़ी और जीती, द्रौपदी मुर्मू। ठीक, 2022 से लेकर 27 तक चलेंगे। ठीक, 5 साल पूरे। तो देखिए, पहले कृष्ण कुमार चटर्जी, फिर दूसरी मनोहरा होलकर 1967 में, और पहले 1952 में, फिर फूल चरण को 1969 में, फिर लक्ष्मी सहगल 2002 में, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी 2007 में चुनाव लड़ी और जीती एकमात्र महिला। और फिर छठी है मीरा कुमार, 2017 में लड़ी लेकिन हार गई रामनाथ कोविंद जी से। अब 7वीं चल रहे हैं द्रौपदी मुर्मू। अब इनका अपोजिशन में इनके कौन था, अपोजिशन में लिख लीजिए, बताइए कौन थे, सिन्हा थे। तो क्या नाम था उनका, आप कमेंट बॉक्स करके लिखकर बताइए कि मीरा द्रौपदी मुर्मू है, इनके खिलाफ इलेक्शन किसने लड़ा था। ठीक, तो ये हो गया। ठीक, पूर्व IAS ऑफिसर थे, इतनी आपको हिंट दे दी। तो ये इस प्रकार से क्या हुआ, ये कंप्लीट हुआ। ठीक, अब आगे बात करते हैं। मुर्मू जो 7वें नंबर की थी। ठीक है, तो अभी तक 7 महिलाओं ने चुनाव में भाग लिया, जीती सिर्फ कितनी, 2, पहले प्रतिभा देवी सिंह पाटिल और दूसरी हमारी द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक, श्रीमती। अब थोड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है वो लिख लीजिए। चौधरी हरिराम जी का नाम आता है, पूछा गया है एक बार। चौधरी हरिराम जी, इन्होंने सर्वाधिक बार राष्ट्रपति चुनाव लड़ा, लिख लीजिए। इन्होंने क्या किया, सर्वाधिक 5 बार राष्ट्रपति के चुनाव लड़ा, सर्वाधिक 5 बार चुनाव लड़ा, सर्वाधिक 5 बार
चुनाव लड़ा। ठीक है, कौन? चौधरी हरिराम जी। ठीक, सर्वाधिक 5 बार इन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा। अब ये बताइएगा ये जीते हैं एक बार या नहीं जीते, ये आप लिखकर बताइएगा। फिर अगला लिखिए के सुब्बा राव, इनका भी इंपॉर्टेंट है। के सुब्बा राव, के सुब्बा राव के बारे में क्या खास बात है? देखिए, के सुब्बा राव के बारे में बात है, उच्चतम न्यायालय के मतलब सुप्रीम कोर्ट के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा। उच्चतम न्यायालय के मात्र एक मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जो चुनाव लड़े। ठीक, चुनाव लड़े। अब बताइएगा ये जीते या नहीं जीते। ठीक, के सुब्बा राव जी ये मात्र एक सुप्रीम कोर्ट के ऐसे मुख्य न्यायाधीश थे जिन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था। ठीक, फिर अगला देखिए HR खन्ना एवं BR कृष्णन अय्यर, दो नाम और लिख लीजिए। HR खन्ना और दूसरा नाम लिखिए VR कृष्णन अय्यर। VR कृष्णन अय्यर, ये दो ऐसे थे, ये क्या थे? ये दो न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति चुनाव लड़ा। ये उच्चतम न्यायालय के दो न्यायाधीश, ये मुख्य न्यायाधीश थे। ये क्या थे? ये मुख्य न्यायाधीश थे, याद रखिएगा। अब ये सिर्फ न्यायाधीश थे, न्यायाधीश चुनाव लड़ा। ठीक, चुनाव लड़ा। क्लियर? तो देखिए पहले चौधरी हरिराम थे, इन्होंने सर्वाधिक 5 बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा। फिर दूसरे के सुब्बा राव, ये उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे जिन्होंने चुनाव लड़ा। फिर HR खन्ना और VR कृष्ण अय्यर, ये न्यायाधीश थे इसके सुप्रीम कोर्ट के, सुप्रीम मुख्य न्यायाधीश नहीं थे, न्यायाधीश थे जिन्होंने चुनाव लड़ा। फिर अगला लिखिए काका जोगेंद्र सिंह। काका जोगेंद्र सिंह, इन्हें वो भी कहते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? धरती पकड़ भी कहते हैं। इन्हें धरती पकड़ भी कहते हैं। ठीक, काका जोगेंद्र सिंह और धरती पकड़, इनका लिख लीजिए। इन्होंने वार्ड मेंबर से लेकर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने का एक भी चुनाव नहीं जीता। ठीक, तो वार्ड मेंबर से लेकर, वार्ड पंच से लेकर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा, जीते नहीं, एक भी चुनाव नहीं जीते नहीं। ठीक, जीते नहीं। ठीक, क्लियर? तो एक बार फिर से देख लीजिए, चौधरी हरिराम सर्वाधिक राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने वाले, 5 बार का इन्होंने चुनाव लड़ा। अब बताइएगा आप जीते नहीं जीते। दूसरा सुप्रीम कोर्ट के एक CBI मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सुब्बा राव, उन्होंने इलेक्शन में लड़ा, पता नहीं जीते नहीं जीते, आप बताइएगा। फिर HR खन्ना और VR कृष्ण अय्यर, ये सुप्रीम कोर्ट के 2 न्यायाधीश थे जिन्होंने चुनाव लड़ा। फिर काका जोगेंद्र सिंह, इन्हें धरती पकड़ भी कहते हैं, इन्होंने वार्ड पंच या वार्ड मेंबर से लेकर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा, लेकिन जीते नहीं। अब एक और लिख लीजिए TN शेषन, पता होगा TN शेषन, बताइए इनके बारे में क्या हुआ? TN शेषन बताइए, TN शेषन बताइए। एकमात्र मुख्य निर्वाचन आयुक्त जिन्होंने राष्ट्रपति के, एकमात्र मुख्य निर्वाचन आयुक्त, एकमात्र मुख्य निर्वाचन आयुक्त जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव लड़ा, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा। ठीक, TN शेषन एकमात्र मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे जिन्होंने क्या किया? मुख्य निर्वाचन आयुक्त जिन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा। कौन? क्या नाम? TN शेषन। ठीक, अगला देख लीजिए। एक नाम आता है डेरेक ओब्रायन।
ऐसा है कि जो आंग्ल भारतीय जो उसमें क्या करते थे, राष्ट्रपति जो नियुक्त करते थे, उनको क्या कर दिया गया, अब इस संविधान संशोधन के द्वारा खत्म कर दिया गया निर्वाचन करना। आप बताइए कमेंट बॉक्स में करके। ठीक, अगला देखिए, अगला नाम लिखिए डेरेक ओब्रायन। डेरेक ओब्रायन, डेरेक ओब्रायन, ये क्या थे, ये पहले आंग्ल भारतीय थे जिन्होंने, पहले आंग्ल भारतीय अब कहाँ के थे, पहले आंग्ल भारतीय जिन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में मत दिया, आंग्ल भारतीय राष्ट्रपति चुनाव में मत दिया। डेरेक ओब्रायन एक टीएमसी के सांसद हैं, टीएमसी तृणमूल कांग्रेस, ठीक, टीएमसी के पश्चिम बंगाल से राज्यसभा सदस्य हैं। ठीक है, टीएमसी के पश्चिम बंगाल राज्यसभा सदस्य हैं। ठीक है, 2012 में इन्होंने क्या किया, मत दिया, 2012 में मत दिया। डेरेक ओब्रायन, ठीक, डेरेक ओब्रायन, ये हो गया। अब इसके बाद एक और लिखिए, 1952 की बात है, 1952 की क्या है, उनका नाम लिखिए। 1952 के राष्ट्रपति चुनाव में क्या हुआ, संविधान सभा के एक सदस्य थे, संविधान सभा के एक सदस्य जिन्होंने क्या किया, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा। ठीक, एक सदस्य थे जिन्होंने क्या किया, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा, ठीक, चुनाव लड़ा। क्या नाम था उनका, उन्हें सवाल लिखिए, प्रोफेसर केटी शाह, प्रोफेसर केटी शाह। ये कौन थे, 1952 में संविधान सभा के मात्र एक सदस्य थे जिन्होंने क्या किया, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा, उनका नाम क्या था, प्रोफेसर केटी शाह। ठीक, प्रोफेसर केटी शाह हो गए। अब आगे बात करते हैं, प्रोफेसर केटी शाह हो, डॉक्टर जाकिर हुसैन, एवं दोनों मुस्लिम सदस्य थे तथा निकलेगा 1969। ठीक, डॉक्टर जाकिर हुसैन 1969, फखरुद्दीन अली अहमद 1977, ठीक, डॉक्टर जाकिर हुसैन 1969, फखरुद्दीन अली अहमद 1977, ए हो गए तो 1969 में डॉक्टर जाकिर हुसैन 1969 और फखरुद्दीन अली अहमद 1977। ठीक, इन्होंने क्या किया था, दो ऐसे राष्ट्रपति हुए जिनका पद पर रहते निधन हुआ, दो ऐसे राष्ट्रपति पद पर रहते निधन हुआ। ठीक, ये हो गया। एक इंपॉर्टेंट नोट ये है, 1977 का जो राष्ट्रपति चुनाव हुआ था, 1977 के राष्ट्रपति के चुनाव में 37 लोगों ने पर्चा भरा था, 37 लोगों ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए 37 लोगों ने पर्चा भरा था राष्ट्रपति चुनाव के लिए, लेकिन 36 लोगों का